हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 10, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोज लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोज लॉ, और इसी में डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। इसी में हम डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर को। इसी में हम डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर को। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने खूबसूरत चैनल इंस्पायरिंग फिजिक्स में। डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोज लॉ। सबसे पहले एरिया वेक्टर। देखो, हमारे पास एरिया अगर मान लो ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये वाई, और यहां पर हम एक स्क्वायर ले लें, ये ए, ये साइड ए। अगर मैं आपसे पूछूं तो यार 10th क्लास के बच्चे से पूछा जाए, 11th क्लास के बच्चे, हो सकता है शायद 11th क्लास का बच्चा भी यही कहे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ए बी हम नाम दे देते इसको। ठीक है, अगर आप जैसे 12th क्लास के बच्चे से जो काफी शातिर हो चुका है, अगर उससे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर एरिया इज वेक्टर। एरिया इज वेक्टर। एरिया इज वेक्टर कैसे? इधर देखो, इसका एरिया, ये एंगल 90 डिग्री, ये तो पता ही आपको। अगर इसका एरिया मैं निकालूं तो एरिया हमारे पास होगा ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्रॉस बी सी, आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी देता है। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? हमारे पास वेक्टर होगा। ए बी की वैल्यू यहां पर ए, बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ए और इनटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 90 डिग्री। भाई हमने ए बी की वैल्यू को पुट किया। आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। वेक्टर में हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। तो यहां से ए की वैल्यू हमारे पास ये वेक्टर देगा, हमें वेक्टर आएगा जो भी कुछ आएगा वो ए इंटू ए साइन थीटा। ये वैल्यू आएगी आपके पास ए स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास वैल्यू आई ए स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। मतलब ये जो आपके पास आया एरिया, इसको हम लिख सकते हैं ए बी क्रॉस बी सी। एरिया अगर हम बात करें 10 से 11 तक की, तो 10th में ही बल्कि 11 में तो वेक्टर आ ही जाता है, ए स्क्वायर होगा। लेकिन अभी हम इस एरिया को लिख सकते हैं ए बी क्रॉस बी सी। ये क्रॉस प्रोडक्ट एरिया क्वांटिटी आपके पास होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 11th क्लास की अगर हम बात करें तो। और एक स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा। अब बात करें सर, इस अगर एरिया यहां पर वेक्टर है, एरिया अगर यहां पर वेक्टर है तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया की डायरेक्शन ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डायरेक्शन के साथ। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स और वाई प्लेन में ये स्क्वायर लाई कर रहा है। इसका जो वेक्टर होगा, सॉरी इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन होगी, वो होगी हमारे पास के कैप या फिर ए स्क्वायर और माइनस के कैप। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, जिस प्लेन में एपी और बीसी लाई कर रहे हैं। या तो आउटवर्ड यहां से, या तो आउटवर्ड जेड ही तो हो गया, ये जेड के अलॉन्ग के, भाई के कैप लिख रहे हैं ना हम। एक्स का हम आई लिखते हैं, वाई के साथ जे कैप लिखते हैं, और जेड के साथ के कैप लिखते हैं। जेड के साथ क्या लिखते हैं? के कैप। तो ये जो डायरेक्शन हुई इसकी, ये प्लेन, जिस प्लेन में ये वेक्टर लाई कर रहा है ए बी और बी सी, मतलब दोनों साइड जो ए और ए है, स्क्वायर जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। ठीक परपेंडिकुलर का मतलब एक आउटवर्ड, एक परपेंडिकुलर इनवर्ड भी बनेगा। कहने का मतलब इस ए स्क्वायर की डायरेक्शन या तो पॉजिटिव के कैप के अलोंग होगा, या इस ए स्क्वायर की डायरेक्शन नेगेटिव के कैप के अलोंग होगा। अगर बात की जाए सर दोनों में से कौन सा टेक करें, पॉजिटिव के कैप या नेगेटिव, तो मैं आपको बता दूं यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन जो है वो करेक्ट है। आप इसको पॉजिटिव के कैप भी लिख सकते हो इसकी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव के कैप भी लिख सकते हो। हमारे पास ये भी तो था ना, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी।
R इज इक्वल टू A क्रॉस B। और यहां पर हम क्या लिखते थे, R जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन, R इज 11th की बात हम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन containing A वेक्टर एंड B वेक्टर। मान लो हमारे पास दो वेक्टर थे A और B, और हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है R इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो R जो होता था, R की जो डायरेक्शन वो क्या होगी, R इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। इसी तरह से यहां पर जो आपके पास एरिया वेक्टर है A स्क्वायर, ये भी परपेंडिकुलर होगा प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन containing AB and BC, plane containing AB and BC। मतलब डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। इसका मतलब ये लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ, नोट लिख लेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, perpendicular to plane surface। ये हमारे पास होगा एरिया की डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन। फिर बता रहा हूं एक बार, प्लेन में जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो बनेगी, जैसे इसी का लेके चले तो ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, इस प्लेन की जो एरिया की जो डायरेक्शन बनेगी वो परपेंडिकुलर मतलब के अलोंग, जेड के अलोंग, तो पॉजिटिव के भी करेक्ट है, और अगर हमने लिखा नेगेटिव तो भी करेक्ट है। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन एग्जांपल और देखते हैं, और ढंग से समझ आएगा। पहला क्वेश्चन, सर इतने दिन बाद आए हो, क्वेश्चन करने की आदत नहीं गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछता हूं, मान लो ये हमारे पास है एक एक्स, वाई और जेड, और मान लो यहां पे एक कुछ इस तरह का लेमिना एल रेक्टेंगुलर बी, लेंथ एल ब्रेड्थ बी ले रखा है हमने, और हमें इसका एरिया हमसे पूछा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, तो एरिया होगा एल इंटू बी, साइन थीटा साइन 90 एल बी, मतलब एरिया हमारे पास हो गया एल बी। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन एल बी का क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एल बी, देखो ये जो लाई कर रहा ये एक्स जेड में, डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर जो बनेगी वो वाई, और इसके वाई जो परपेंडिकुलर बनेगी, तो इसका मतलब या तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव के कैप क्यों होगी, या फिर इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव जे कैप। इसकी डायरेक्शन या तो भाई इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो या तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई बनेगा ये वाला, या फिर परपेंडिकुलर बनेगा कौन सा, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई मतलब माइनस जे, या फिर यहां पर प्लस जे कैप। तो यहां पर इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, एल बी जे कैप और एल बी माइनस जे कैप। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक्स मान लो, ये जेड मान लो, ये वाई मान लो, यहां पर एक सर्कुलर जिसका रेडियस आर, जो कि एक्स वाई प्लेन में अभी है, जिसकी रेडियस आर, आपसे कहें कि इसका एरिया बताइए, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें, एरिया को हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी पाई आर स्क्वायर। मेरी बात सुनो, ये एक्स वाई प्लेन में लाई करा तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जेड अब ये है, ये हम वाई लेके चले हैं, ये एक्स ये जेड, तो या तो होगा पॉजिटिव के कैप इसकी डायरेक्शन, या फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव के कैप, मतलब पाई आर स्क्वायर या तो पॉजिटिव के कैप होगा डायरेक्शन इस एरिया की, या फिर पाई आर स्क्वायर नेगेटिव के कैप होगी। इसका मतलब यहां पर देखो, ये 2D सरफेस की हम बात कर रहे थे, 2D सरफेस के अंदर 2D सरफेस को हम फिजिक्स में ओपन सरफेस बोलते हैं, ओपन सरफेस मतलब जो क्लोज ना हो कहीं से भी, ओपन सरफेस की हम बात कर रहे हैं। 2D सरफेस के अंदर जो ओपन सरफेस होगा या 2D सरफेस होगा, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, बोथ डायरेक्शन
आर करेक्ट, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। बोथ डायरेक्शन का मतलब आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। यहां पर भी देखा हमने दो डायरेक्शन है, या तो पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड। यहां भी देखा हमने दो डायरेक्शन है, या तो पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई। यहां पर भी देखो इसकी भी दो डायरेक्शन है, या तो पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड। मतलब 2D स्पेस जिसको ओपन स्पेस हम बोलते हैं, ओपन स्पेस में बोथ डायरेक्शंस आर करेक्ट, दोनों ही डायरेक्शन करेक्ट होती हैं, या तो आप, लेकिन होनी चाहिए प्लेन के परपेंडिकुलर। ये चीज का ध्यान रखना, ये मैं बार बार यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर भी मैंने लिखा जो r इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर हमें देगा और r की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होती है प्लेन के। किस प्लेन के? जिसके अंदर a और b कंटेन है, मतलब a और b जहां पर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी ab और bc जिसके परपेंडिकुलर प्लेन में है उसके ठीक परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी x और y के अंदर लाई कर रहा है जिसके ठीक परपेंडिकुलर y, यहाँ भी x y में लाई कर रहा है, यहाँ x z में लाई कर रहा है, हमने चेंज किया इसको, यहाँ पर x y में लाई कर रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये हमारे पास 2D सरफेस की कहानी है, मतलब ओपन सरफेस के अंदर एरिया। मैंने बताया क्यों, इस एरिया की डायरेक्शन का आगे जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और गोजला पढ़ेंगे, गोजला उसके अंदर यूज होगा, एरिया की डायरेक्शन यूज होगी। तो इसलिए मैं पहले एरिया की डायरेक्शन के बारे में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आपसे। तो एरिया की डायरेक्शन हमने अभी देखी 2D सरफेस के लिए, अभी हम देखेंगे 3D सरफेस, और फिजिक्स के अंदर 3D सरफेस को हम बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। क्या बोलते हैं उसको? क्लोज्ड सरफेस। तो यहां पर देखो 3D सरफेस के लिए डायरेक्शन कैसे लेंगे, एरिया की डायरेक्शन 3D सरफेस के लिए क्या होगी वो चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो 3D के लिए एक बार देख लो, यहां पर 3D सरफेस के लिए 3D सरफेस हमारे पास होगा, और 3D जो होगा वो उसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्लोज्ड सरफेस। एग्जांपल के लिए मान लो ये हमारे पास है, एक हमने क्यूब ले लिया, क्यूबॉइड ले लिया, जो भी है क्यूब ले लिया, ठीक है। इसके अंदर एक सरफेस तो ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 सरफेस तो आपको दिखाई दे रहे हैं। 5वां सरफेस वो होगा प्लेन वाला जो बिल्कुल ठीक सामने है, भाई क्यूब है ना, तो एक सामने आएगा और एक पीछे। सामने का मतलब ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, आप मैथ में पढ़ते हो, और पीछे का मतलब ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, मतलब इसको मैं लिख दूं 5, ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही गंदा डायग्राम हो जाएगा अगर ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर दी तो यहाँ पर ये 6, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए इस 5 और 6 को हटा लो, इसकी बात बाद में करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि पहला जो सरफेस बना इसका एरिया साइड ए है, सारी साइड्स क्या है? ए जो भी कुछ है वो, ठीक है। अगर इसका एरिया इस सरफेस का एरिया पूछा जाए तो ए स्क्वायर, डायरेक्शन दो होंगी, अपवर्ड मतलब आउटवर्ड नॉर्मल से मतलब बाहर की तरफ, और एक इनवर्ड भी हो सकती है। इसी तरह से सेकंड जो है इसकी भी 2 डायरेक्शन होगी, ये आउटवर्ड एरिया की डायरेक्शन इस एरिया इसका भी स्क्वायर होगा। इसी तरह से थर्ड जो है इस प्लेन का भी आपके पास डायरेक्शन एक आउटवर्ड होगी एक इनवर्ड होगी, और जो फोर्थ सब बच गया ये नहीं है इसके अंदर, सॉरी, ये जो बच गया हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? आउटवर्ड, और एक डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। तो इसमें कौन सी डायरेक्शन लें? इसमें भी 2D की तरह दोनों डायरेक्शन एप्लीकेबल है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर है कि इन क्लोज सरफेस ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन या आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर इन क्लोज सरफेस। क्लोज्ड सरफेस का मतलब 3D सरफेस। इन क्लोज सरफेस ओनली आउटवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन नहीं। जैसे हम 2D में आउटवर्ड भी ले सकते हैं, इनवर्ड भी, दोनों डायरेक्शन करेक्ट होंगी, लेकिन 3D के अंदर ओनली आउटवर्ड नॉर्मल is considered as area vector। ये हमारे पास ध्यान रखेंगे क्लोज सरफेस का। और भी एग्जांपल देखो, ये तो क्यूब का था फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई सिलेंडर आ गया कुछ इस तरह का,
एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, और एक सरफेस बच गया कर्व्ड सरफेस। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का जो सरफेस होगा, ये कर्व्ड सरफेस जो सिलेंडर के अराउंड ऐसे घूमेगा, ऐसे इसका। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, इसका एरिया वेक्टर फर्स्ट सरफेस का ये होगा। सेकंड की बात करें तो सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर ये होगा। इनवर्ट भी पॉसिबल है, लेकिन इनवर्ट हम 3D में नहीं लेंगे, इनवर्ट हम 3D में नहीं लेंगे। इसीलिए मैंने ऊपर सबसे पहले एक लाइन लिखी है कि इन क्लोज सरफेस 3D सरफेस के अंदर ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन ये हुई, इसकी डायरेक्शन ये हुई। कर्व्ड सरफेस एरिया, यहां पर ये एरिया वेक्टर, इधर देखोगे तो बाहर की तरफ, यहां पर इस तरफ देखोगे तो एरिया वेक्टर यहां पर, और उधर जाओगे तो मतलब आउटवर्ड नॉर्मल की बात कर रहे हैं। कर्व्ड सरफेस का मतलब जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो ये तो एरिया इसका आउटवर्ड ए, नीचे की तरफ इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये, और जो कर्व बच गया ये वाला जो घूम रहा है, इसका आउटवर्ड ये हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर, लेकिन आउटवर्ड। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी? एरिया वेक्टर की। किसमें? 3D के अंदर। किसके अंदर? 3D के अंदर ये हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो एरिया वेक्टर की। तो दो चीजें हमने अब तक यहां पर सीखी हैं। एरिया एक वेक्टर होता है, इससे पहले हम 10th क्लास में शायद पढ़ के आए कि एरिया स्केलर होता है। 10th तक हमने पढ़ा, 11th में शायद कहीं पढ़ा होगा, नहीं तो अब तो हमने पढ़ ही लिया कि एरिया क्या होता है, वेक्टर। वाह सर, एक नई चीज पढ़ी आज हमने, एरिया एक वेक्टर होता है, बिल्कुल। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ एरिया की बात करें 2D सरफेस में, तो 2D सरफेस में डायरेक्शन हमेशा एरिया वेक्टर की जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी प्लेन सरफेस के, जिसके अंदर दो वेक्टर लाई कर रहे हैं। आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट इन केस ऑफ 2D सरफेस, या ओपन जिसको कहते हैं हम फिजिक्स के अंदर। और रही बात क्लोज सरफेस में, 3D सरफेस में, तो 3D सरफेस में ओनली इन क्लोज सरफेस 3D ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास है, इसको छापना चाहो छाप लो, टीप लो, टीपू सुल्तान की तरह टीप लो। सर हम चीटिंग नहीं करते हैं हम। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं मार्कर को इंक पिला दूं थोड़ी। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स साफ करूं क्या? ओके। अभी बात की हमने एरिया वेक्टर की, और एरिया वेक्टर के बाद अब हम बात करने जो जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टॉपिक था हमारा, एरिया वेक्टर तो इसमें यूज होगा, इसलिए हमने उस चीज को पहले डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन हमारे पास होगी वो होगी द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू ए प्लेन सरफेस, नंबर ऑफ field lines passing perpendicular to a plane surface, यहां पर जो आपके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी किससे, किसी भी प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलरली जो पास होंगी, उन लाइंस को हम कंसिडर करते हैं एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो वैसे तो अगर सभी को देखें तो सभी को पता है कि सर फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, और फाई ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर ई ए कोस थीटा। लेकिन थोड़ा फील कीजिए, देखो अगर मान लो ये सरफेस हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस कुछ इस तरह से हैं। देखो पासिंग का मतलब वो लाइंस जो प्लेन सरफेस को क्रॉस करके जाए हैं, वो लाइन जो प्लेन सरफेस को क्या करके जाए,
क्रॉस करके जाए। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करी इस प्लेन सरफेस को जो क्रॉस करके जा रही है परपेंडिकुलरली, जो परपेंडिकुलरली इस प्लेन सरफेस को क्रॉस करके जा रही है वो कितनी है, 2 लाइंस। मतलब यहां पर हम फाई की वैल्यू एक तरह से, वैसे वैल्यू ये कुछ नहीं है लेकिन मैं आपको 2 लाइंस है इसलिए मैं 2 लिखा हूं यहां पे। दूसरी बात देखो, एरिया सेम रखो इस प्लेन का, मान लो ये प्लेन हमने यहां पे रख दिया, लेकिन यहां में और यहां में एक डिफरेंस है कि यहां में इस केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हम बढ़ा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हम क्या कर दें, बढ़ा दें। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, मतलब इनके बीच का जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। कहने का मतलब ये हमारे पास कुछ इस तरह की बनेगी। अभी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस एरिया से, इस एरिया से पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4, मतलब यहां पर जो फाई इज इक्वल टू हुआ वो 4 हुआ। कहने का मतलब यहां से हमारे पास एक बात समझ में आई कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, अगर इस सरफेस का, इस प्लेन का मैं एरिया थोड़ा बढ़ा दूं, देखो अभी इसका एरिया ये है, जो भी कुछ होगा लेंथ ब्रेड्थ जो भी कुछ होगा, इसका एरिया बढ़ा दें हम, एरिया बढ़ा दें तो इसके बाहर कुछ लाइंस और भी है और वो लाइंस इससे पास हो जाएंगे। अगर इसका एरिया हम बढ़ा दें, भाई इसकी जगह एक बड़ी प्लेट रखते हैं हम, तो यहां तक आगे मान लो, तो ये लाइन भी उसको क्रॉस करेगी, ये लाइन भी उसको क्रॉस करेगी, कुछ इस तरह से नहीं बनेगा। अगर एरिया हम इस प्लेन का बढ़ा दें तो 1 2 3 4 5 जितनी भी है 6, सारी की सारी लाइनें पास करेंगे इससे, और यहां पर फ्लक्स हमारे पास एक तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 6। तो दूसरी बात हमारे पास समझ में आई कहीं ना कहीं कि फाई की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कहां पे, एरिया पे, एरिया वेक्टर पे, सॉरी किस पे डिपेंड करती है, एरिया वेक्टर पे। कहने का मतलब ये हुआ कि फाई जो है इज इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब इन दो का फैक्टर तो हमने देख लिया, मतलब कहीं ना कहीं थीटा इसके साथ आ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट है, थीटा कहीं ना कहीं इसके साथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एंगल का भी कुछ ना कुछ फैक्टर तो जरूर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ, वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर जो हम तीसरा केस, एक और केस हम बनाने जा रहे हैं, जो एंगल के लिए हम बना रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लें एरिया वेक्टर के साथ। तो एक चीज देखो, अगर मान लो अभी तो ये लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, अभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने कुछ ऐसे बनाई है जो परपेंडिकुलरली इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, इसको क्रॉस करके जा रही है, चीर के जा रही है इसको, और वही लाइंस हमें लेनी है जो प्लेन को क्रॉस करके जाए, टच करके जाए वो नहीं लेनी है, जो साथ से निकल जाए वो भी नहीं लेनी है। देखो अगर मान लो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ना हो, जैसे आपको पता है कि एरिया वेक्टर तो यही होगा, नॉर्मल आउटवर्ड होगा, ये नॉर्मल इनवर्ड होगा, आउटवर्ड लेके चलेंगे। देखो यहां पर ये चीज है, अगर कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारे पास बने कि ये हमारे पास जो है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इस प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड, इससे पहले मैंने इसीलिए वो एक उसमें 10-15 मिनट ऐसे ही लगाए नहीं है, वो यूज होगा कहीं ना कहीं 2D सरफेस एरिया वेक्टर आउटवर्ड। आपको सर इनवर्ड भी होता है, बिल्कुल होता है, इनवर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट केसेस में हम क्या लेके चलेंगे, आउटवर्ड लेके चलेंगे, इनवर्ड लेके चलोगे तो भी गलत नहीं होगा हमारा। अब देखो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पास हो रही है, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो बन रहा है वो एंगल थीटा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो एंगल है यहां पर, ये नोट करें, यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल हमेशा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। किसके बीच में होता है ये एंगल थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब देखो अब इसमें क्या लिखे सर, फ्लक्स की वैल्यू इसमें क्या आएगी, देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट ई कोस थीटा होगा, यस और नो। उसके बाद ये जो कंपोनेंट मैं बनाऊं ठीक इसके परपेंडिकुलर, क्या ये कंपोनेंट ई साइन थीटा नहीं होगा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, यहां पर
एक बात मैं बाद में बताऊंगा नोट, लेकिन एक चीज देखो, यहां पर कौन सा कंपोनेंट इस प्लेन को क्रॉस कर रहा है? ये क्रॉस नहीं कर रहा, प्लेन ऐसे है, प्लेन ऐसे है, एरिया वेक्टर ई कोस थीटा वेक्टर, ई कोस थीटा, ई कोस थीटा दोनों एक ही है, और ये इस प्लेन को क्रॉस करके जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। दूसरी बात रही ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्यों नहीं ले रहे सर? ई साइन थीटा भी तो ले सकते हैं, ई साइन थीटा ले सकते हैं। ध्यान से देखो, ई साइन थीटा का कंपोनेंट प्लेन ऐसे है, ई साइन थीटा का कंपोनेंट ऐसे है, मतलब क्रॉस नहीं कर रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, ये इसके साथ पैरेलल जा रहा है, मतलब ये इस प्लेन से इसको टच करके ऐसे जा रहा है ये, लेकिन ये जो है ई कोस थीटा, ये कंपोनेंट इस प्लेन को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। इसीलिए कौन सा कंपोनेंट लेते हैं हम यहाँ पे? ई ए कोस थीटा। तो इसका फ्लक्स हम क्या लिखेंगे? इसका फ्लक्स हम लिखेंगे ई ए कोस थीटा, और इसी को हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं फिर यहां से ई डॉट ए। दूसरी बात यहां पर नोट करें कि जो इलेक्ट्रिक हमारे पास ई का जो कंपोनेंट है, ई का कंपोनेंट नोट करें, ई का जो कंपोनेंट है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चेक कर लेता हूं एक बार मैं। ई का जो कंपोनेंट है, बिल्कुल ई का जो कंपोनेंट है, ई का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो, जो एरिया वेक्टर के क्या हो? अलोंग। ई का कौन सा कंपोनेंट लोगे? हमेशा जो एरिया वेक्टर के साथ होगा। ये नोट रख लेना ये चीज। वैसे मैंने बता भी दिया है कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट हम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया ई ए कोस थीटा और ई डॉट ए, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं सर, ऐसे ही एग्जांपल ले लो सारे, कुछ और भी ले लो, बिल्कुल एक एग्जांपल और लेते हैं। और एग्जांपल कुछ इस तरह का लेते हैं कि हमारे पास अब रेक्टेंगुलर नहीं, एक सर्कुलर लूप है। कैसा लूप है? सर्कुलर, और उसके अंदर इसकी रेडियस आर है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कुछ ऐसे पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? कुछ ऐसे पास हो रही है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड मतलब एरिया वेक्टर ये होगा, एरिया वेक्टर ये होगा। एंगल हमेशा किसका लेते हैं? एंगल, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से याद हो सभी को। एंगल किसके बीच का लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, मतलब ये एंगल भी इक्वल टू थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ थीटा बना रहा, तो हमारे पास इसके साथ सॉरी थीटा बना रहा है, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट होगा ये ई कोस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा कंपोनेंट? ई साइन थीटा। अब इस क्रॉस कौन सा कर रहा है? ध्यान से देखो, सर्कुलर है, सर्कुलर है ये कॉइल, ये लूप सर्कुलर है। क्रॉस कौन सा करेगा? ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट क्रॉस करेगा, ये तो इसके साथ से निकल जाएगा ऐसे। तो यहां पर फ्लक्स क्या होगा हमारे पास? यहां पर फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, मतलब वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट ए, ई डॉट ए। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए। क्वांटिटी कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर, दिखाई भी दे रहा है, ई डॉट ए होगा। ई डॉट ए आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। ई डॉट ए क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होगी? सारी चीजें पता होगी। ऐसा यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भूले क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम, और एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी एसआई यूनिट। ये क्या हो जाएगी हमारे पास? एसआई यूनिट, ठीक है। अभी मैं उस पॉइंट की बात करूंगा जहां पे बच्चे ऑलमोस्ट गलती करते हैं, जहां पे बच्चे ऑलमोस्ट गलती करते हैं। अभी मैं उस पॉइंट की एक बार बात जरूर करूंगा, यहां तक इस चीज को नोट करें और क्लियर करें कि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ गया? एंगल भी आ गया, थीटा की वैल्यू, जो किस किस के बीच में बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। क्लियर है सारी चीजें यहां तक? बहुत बढ़िया। आगे देखो, एक ऐसे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जहां पे बच्चे ऑलमोस्ट गलती करते हैं। देखो,
मान लो हमारे पास क्वेश्चन ही है ये, एक तरह से मान के चलो, ए ए ए ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी भी है बाउंड नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई है। वहां पर मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, वो सब्जेक्टिव मैटर है। क्या है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब हम किसी को रोक नहीं सकते। कोई एक क्यू चार्ज पार्टिकल से कोई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल सकता है, ड्रॉ कर सकता है, और कोई दूसरा आदमी उसी क्यू चार्ज पार्टिकल से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकाल सकता है, ड्रॉ कर सकता है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो मान लो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं? 4। परपेंडिकुलरली पास कर रही है प्लेन सरफेस से, ठीक है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? फ्लक्स इज इक्वल टू होगा ई ए कोस 0, ई ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू, क्योंकि एरिया वेक्टर ये होगा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, पैरेलल है तो मतलब कोस 0। कहने का मतलब फाई इज इक्वल टू आ गया ई ए की एरिया क्या होगा यहाँ पे? स्क्वायर लूप है, ए साइड है चारों, ए स्क्वायर, मतलब फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई? ई ए स्क्वायर। फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया? ई ए स्क्वायर। अगर मान लो यही सरफेस कुछ ऐसे दे रखा हो, ए ए ए, ये साइड हमारे पास हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से एरिया वेक्टर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा नॉर्मली आउटवर्ड। बेटा ये नॉर्मली आउटवर्ड मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, यहाँ पर नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रहा है। ये कॉइल पहले ऐसे रखी थी, इस कॉइल को हमने ऐसे रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही है अभी। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही है इसको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ से जा रही है, इसको टच करके ऐसे जा रही है। हमें कौन सी लाइन लेनी है? हमने वो लाइन लेनी है जो किसी प्लेन सरफेस को क्या करे? क्रॉस करे, किसी को चीर के निकल जाए। वो लाइन हमें कंसीडर करनी है केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो यहां पर जो फ्लक्स होगा फाई की वैल्यू वो क्या होगी? 0। फाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा? 0। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि फाई, एक चीज और भी बता दूं मैं, ये क्रॉस भी नहीं कर रही है। दूसरी बात क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, और हमारे पास फ्लक्स क्या होता है? ई ए कोस 90 कोस थीटा, सॉरी, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू 0। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 0 हो गया। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 0 हो गया फ्लक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाएं, एक क्वेश्चन सोल्व करें अभी यहीं पे। मान लो ये सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस r है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये है, और यहां पर जो एंगल बन रहा वो थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है हमारे पास। फ्लक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी? यहां पर फ्लक्स क्या होगा? देखो इसका जो एरिया वेक्टर होगा कुछ नॉर्मली आउटवर्ड ये होगा, एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड। सर हम कर देगा, बिल्कुल करेगा। ई ए कोस 30, ई ए कोस थीटा, ए की जगह पाई आर स्क्वायर रख देंगे, मतलब ई पाई आर स्क्वायर कोस 30 रूट 3/2। सर आ गया आंसर, आ गया, गलत आ गया, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, एक नोट लिखा था कि हमने एंगल जो लेना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। एरिया वेक्टर तो ये है, ये थोड़ी ना है, ये नहीं है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ये है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा? ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। ई ए कोस 60 डिग्री, ई ए एरिया की जगह क्या रख दिया हमने? पाई आर स्क्वायर कोस 60 1/2, मतलब ई पाई आर स्क्वायर बाई 2। फ्लक्स की वैल्यू इस केस में ये होगी, फ्लक्स ये होगा हमारे पास इस केस में। बात समझ आई? बात समझ आई? देखो उसके बाद ये तो बात थी 2D सरफेस में जिसमें एरिया वेक्टर आउटवर्ड भी एप्लीकेबल है। ओपन सरफेस की बात हम कर रहे थे और इनवर्ड भी एप्लीकेबल है। अभी हम कुछ टॉपिक्स करेंगे क्लोज सरफेस के, 3D के। 3D सरफेस के हम कुछ सोल्व करेंगे। यहां पर देखो 3D सरफेस में हमारे पास जो होगा 3D सरफेस या क्लोज सरफेस, 3D या
क्लोज्ड सरफेस, 3D या क्लोज्ड सरफेस, 3D या क्लोज सरफेस। देखो मान लो सर, मान ही सकते हैं, मान लिया सर, मान लिया। इधर देखो एक्स वाई जेड, जी कितना गंदा है, कितना गंदा डायग्राम बनाते हो सर। ये देखो क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस में अगर हमसे पूछा जाए कि फ्लक्स बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसके अंदर नहीं बनाएंगे, इसके अंदर भी आप मान लेना कि इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ये लाइंस यहां तक भी आएंगी, मतलब इस सरफेस से भी पास होंगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सभी से पास। ठीक है, फर्स्ट सरफेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सामने वाला 5, लास्ट वाला 6। हमसे पूछा कि फ्लक्स बताओ, हमसे पूछा कि फ्लक्स बताओ फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स सरफेस का। बेटे बात सुनिए, एरिया ये होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर 3D है, 3D का मतलब क्लोज्ड, और क्लोज्ड का मतलब ओनली आउटवर्ड नॉर्मल कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर, कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर। बस ये बात याद रखना, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल। इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये बनेगा ऊपर की तरफ, यही बनेगा। अब यहां पर देखो, अगर फर्स्ट सरफेस के फ्लक्स को मैं ई फर्स्ट मान लूं, फाई ई फर्स्ट मान लूं, तो वैल्यू आएगी ई ए कोस थीटा। ई ए की जगह मान लो साइड ए है, क्यूब है ये, तो ए स्क्वायर कोस थीटा की वैल्यू, भाई ये तो है यूनिट वेक्टर, मतलब सॉरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, कितना बनेगा 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू 0, फाई ई फर्स्ट इज इक्वल टू 0, फाई ई फर्स्ट इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के, बहुत सारे क्वेश्चन। अगर पहले ये चीज समझ आई तो सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन मैं करने के लिए दूंगा भी आपको। सर ये बात गलत है, फाई ई टू सेकंड सरफेस, देखो सेकंड सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल ये होगा एरिया का, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मतलब फाई ई टू हमारे पास जो होगा वो होगा ई ए कोस थीटा। बेटा क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको, थीटा की वैल्यू 180, एंटी पैरेलल हो गया, एरिया वेक्टर वो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ई ए की जगह ए स्क्वायर कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1, मतलब हमारे पास माइनस ई ए स्क्वायर, माइनस ई ए स्क्वायर फाई ई टू की वैल्यू। बहुत बढ़िया। फाई ई थ्री, फाई ई थ्री, फाई ई थ्री में सोल्व नहीं करूंगा, केवल डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग समझे। ये है थर्ड सरफेस, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आउटवर्ड बनेगा, केवल आउटवर्ड, ऊपर की तरफ मत ले लेना, वो इनवर्ड हो जाएगा इसके लिए। इस हर सरफेस का ओनली आउटवर्ड नॉर्मल कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर, मतलब ये आपके पास एरिया वेक्टर होगा ये, तो यहां पर फिर दोबारा 90 बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, मतलब फाई 30, फाई ई फोर, फाई ई फोर, फाई ई फोर ये है, इसमें फाई ई फोर हमारे पास ई ए स्क्वायर कोस 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये, तो हमारे पास ई ए कोस 0, फाई ई फोर इज इक्वल टू कोस 01 ई ए स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू आ गया ई ए स्क्वायर। अच्छा जी, अब बात करें इस सरफेस की जो सामने दिखाई देगा क्यूब के अंदर, इस सरफेस की, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये होगा, और इसका आउटवर्ड नॉर्मल जो ये होगा, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी 90 डिग्री, मतलब यहां पर भी 0, और जो पीछे वाला बैक सरफेस हो गया 6, उसमें भी 0, मतलब फाई ई फिफ्थ भी 0 और फाई ई 6 भी 0। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या होती है, टोटल फ्लक्स आप किसी भी क्लोज सरफेस की 3D की हम इस तरह से निकाल सकते हैं, टोटल फ्लक्स, टोटल या नेट फ्लक्स लिख लो, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई ई 1 प्लस फाई ई 2 प्लस फाई ई 3 प्लस फाई ई 4 प्लस फाई ई 5 प्लस फाई ई 6।
ये वैल्यू 0, सेकंड में माइनस ई ए स्क्वायर, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर 0 थर्ड में, और फिफ्थ का प्लस ई ए स्क्वायर, फोर्थ का सॉरी, और लास्ट में भी दोनों 0, ये भी कैंसिल, मतलब नेट फ्लक्स इस क्लोज सरफेस की क्या बची, नेट फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस या 3D सरफेस इज 0, इसकी बची 0। एक पॉइंट नोट करें, अगर 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब 3D का मतलब क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और कोई चार्ज पार्टिकल इस क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, कोई चार्ज Q क्लोज सरफेस के अंदर में नहीं है, तो नेट फ्लक्स ऑलवेज 0, नेट फ्लक्स ऑफ 3D सरफेस इज ऑलवेज 0। ये नोट करें सर, कितनी बातें याद रखेंगे, ये सारी बातें याद रखो। अगर क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई चार्ज इसके अंदर नहीं रखा गया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा सर, 0। और देख लो, एक एग्जांपल और देख लो, उसके बाद एक दो एग्जांपल मैं आपको करने के लिए दूंगा, वो आप सोल्व करके बताएंगे, नहीं होगा तो भी सोल्व कराएंगे, ठीक है। देखो ये नोट किया सारी चीजें, ये याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और एक किस तरह से सोल्व होगा ये चीज याद रखना। देखो हम याद रखिएगा सर, याद रखिएगा। देखो एक एग्जांपल और देखो, लेक्चर तो काफी लंबा हो गया पर देख लो एक एग्जांपल तो और देखो, अभी ये टॉपिक तो और भी डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर एक क्वेश्चन ये था कुछ इस तरह का, x y z इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है कुछ इस तरह का, जिसकी लेंथ है l, जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस क्या है, r है, और हमारे पास इसका नेट फ्लक्स हमें बताना है। क्या बताना है, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स। क्लियर है। यहां पर E की जो वैल्यू है वो E नोट, E की जो वैल्यू है वो E नोट एक्स आई, E नोट एक्स आई, कोई दिक्कत नहीं है। E की वैल्यू E नोट एक्स आई है, बिल्कुल ठीक बात। हमारे पास दो, देखो दो सरफेस है, क्या, एक तो ये है, एक तो सरफेस एरिया ये बनेगा, इसका एरिया वेक्टर ए आउटवर्ड, एक सरफेस एरिया ये बनेगा, इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड ये होगा, और एक बनेगा जो कर्व सरफेस एरिया जो घूम रहा है ऐसे, और उसका नॉर्मल हर पॉइंट पे बना सकते हो आउटवर्ड, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, उधर भी बनेगा, तो इसका एरिया वेक्टर मान लो ये बनाया हमने। तो यहां पर ई फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, ई फर्स्ट, सॉरी ई फर्स्ट कह रहा हूं, फाई ई फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट सरफेस का ई ए कोस थीटा, ठीक है। ई की वैल्यू दे रखी है ई नोट एक्स आई, ई नोट एक्स आई, कई बार ये एक्स की वैल्यू दे देता है, ये ध्यान रखना। यहां से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ओरिजिन से मान लो, ओरिजिन से मान लो ये एल डिस्टेंस यहां पे रखा है और एल डिस्टेंस ये है, तो इस एरिया की टोटल डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कितनी हुई, एल प्लस एल, 2l हुई। तो कई बार हम x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 2l पुट कर सकते हैं, अगर गिवन है तो। मान लो दे ही रखा है, l पे दे रखा है, l यहां तक, तो 2l e x e नोट x, e की जगह हमने पुट किया क्योंकि e की वैल्यू e नोट x आई दे रखा है, x x i की वैल्यू का मतलब है कि e नोट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग है, तो e नोट x इंटू a एरिया सिलेंडर का पुट कर लोगे, उसके बाद कोस
0 डिग्री, cos 0 डिग्री। हमारे पास वैल्यू क्या बनी, E नोट इंटू 2L, cos 0 1 हो गया। फर्स्ट एरिया पुट कर लेना, वैसे भी कैंसिल होना है, बाद में देखेंगे एक बार, मैं इसलिए पुट नहीं कर रहा हूं। दूसरा फाई ई सेकेंड, इस सरफेस का देखो, यहां पर वैल्यू क्या होगी, यहां पर वैल्यू, यहां पर 0 नहीं, ये डिस्टेंस गिवन नहीं है, एक चीज का रहने दो इसको, ये ई नोट एक्स ही पुट कर लो इसको, ई नोट एक्स इंटू ए, वो एक अलग कंडीशन हो जाएगी, उसको अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फिर वो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो अब नहीं हो पाएंगी। ई नोट एक्स ए, जिस कंसेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं अभी, जो पीछे वाला था उसी तरह से, यहां पर जो वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी ई नोट एक्स ए और कोस थीटा, थीटा की वैल्यू, एरिया वेक्टर उधर नेगेटिव में, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब -1, तो फाई ई सेकंड क्या हो गया हमारे पास, माइनस ई नोट एक्स ए, और फाई ई थर्ड की वैल्यू होगी ई नोट एक्स ए कोस 90 डिग्री, कोस 90 बनेगा, देख लो ये आउटवर्ड नॉर्मल, किसी भी पॉइंट पे आउटवर्ड नॉर्मल देख लो कर्व सरफेस का, ये दोनों तो एंड थे ना, एक इसका इधर जाएगा उसका उधर जाएगा, कर्व सरफेस का जो नॉर्मल बनेगा वो आउटवर्ड, किसी भी पॉइंट पे आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। देख लो मैंने डाउनवर्ड में बना रखा है, आप अपवर्ड में बनाओगे यहां पर तो भी क्या होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कर्व सरफेस का एरिया नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर कोस 90 की 0, मतलब फाई 3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। बेटा नेट फ्लक्स क्या आ गई, देख लो ऐड करके 0 आएगी, ई नोट एक्स ए माइनस ई नोट एक्स ए कैंसिल आउट, तो नेट फ्लक्स ऐसे ही तो निकालोगे, नेट फ्लक्स कैसे निकालोगे, फाई ई 1 प्लस फाई ई 2 प्लस फाई ई 3, ये वैल्यू इक्वल अपोजिट, कैंसिल आउट, ये 0 है ही, नेट फ्लक्स क्या आ गया 0। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर 3D सरफेस हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और कोई चार्ज पार्टिकल उस क्लोज सरफेस के अंदर ना हो, तो उसका नेट फ्लक्स ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, उसका नेट फ्लक्स क्या होगा 0। एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत, इधर देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमारे पास अभी तक हम लेके चले वो, जैसे मान लो सिलेंडर लिया हमने, क्यूब लिया, प्लेन सरफेस लिया 2D में, अगर मान लो एक नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ही मान लो, क्वेश्चन तो नहीं है, कि एक स्फीयर दिया है, क्या दिया है, एक स्फीयर, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो r है, इसके सेंटर पे O पॉइंट पे एक प्लस Q चार्ज रखा गया है, क्या रखा गया है, इसके सेंटर पे एक प्लस Q चार्ज रखा गया है, इसका नेट फ्लक्स बताओ, इसका क्या बताओ, नेट फ्लक्स। सर कैसे बताएगा, इधर देखो सर, इससे पहले हम पढ़ रहे क्यूब, ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है, इसका निकाला, इसका भी निकाला, इसका फिफ्थ का सिक्स्थ का, सभी का ऐड कर दिया, नेट फ्लक्स हमारे पास आ गया। सर इसमें तो ये कर लेते थे कि सभी का निकाल के ऐड कर दिया और नेट फ्लक्स हमारे पास आ गया, इसमें क्या करेंगे, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि सभी फेसेस का निकाल लें और ऐड कर दें, तो इसमें देखो इसका निकालने के लिए अलग सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, 4πr², स्फीयर है 4πr², इस पूरे सरफेस एरिया को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे समझ गए होंगे मैं स्मॉल पार्ट्स की बात कर रहा हूं, और फिर सभी को क्या कर दो, इंटीग्रेट सभी को कर दिया, तो हमारे पास पूरा सरफेस एरिया कवर हो गया, और पूरा सरफेस एरिया कवर हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, किसका, स्फीयर का। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां पर हमने एक स्मॉल एरिया मान लिया, छोटा सा एरिया मान लिया, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड ये DA, स्मॉल एरिया माना ए नहीं DA, ठीक है, स्मॉल एरिया DA, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। सर हम बात समझ गए आपकी, E और A एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये कंडीशन हम लेके चले थे, बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर E
इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डी ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ई डॉट ए। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन एप्लीकेबल तब होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, अगर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो हमारे पास ये इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। अभी देखो, ऐसा एक सरफेस मान लिया, कहीं ना कहीं मेरे को पता है कि इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस आर है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर होगी 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आई, एरिया वेक्टर हमें मिला डी ए, और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मान लो यहां पर मैं एक स्मॉल एलिमेंट और मान लूं तो इसका भी डी ए ये होगा, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा ये डी ए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इसी तरह से बनेगा ई, और यहां पर भी डी ए जो बनेगा उसके लिए यहां पर बना लो एक सरफेस स्मॉल एरिया डी ए, ये डी ए आउटवर्ड हुआ, और ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। हर पॉइंट पे बनाओगे कुछ इसी तरह का आपके पास बनेगा, डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दोगे हमारे पास क्या जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। देखो ई डॉट डी ए, ये लिख लो ई डॉट डी ए। अभी मैंने ई डॉट डी ए लिखा है, ये जो है ना ये इक्वेशन ऑलवेज करेक्ट होती है। ये इक्वेशन क्या होती है, ऑलवेज करेक्ट। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो भी, यहां पर वैसे कांस्टेंट है इस केस में तो, क्योंकि आपको पता है कि इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे होगा, ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे होगा, ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पे होगा, यहां पर मानोगे ये पॉइंट भी कहां पे होगा, आर डिस्टेंस पे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0, तो कांस्टेंट क्यू भी कांस्टेंट आर पे डिपेंड कर रही है, तो आर की वैल्यू सेम ही रहेगी हर केस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या है, कांस्टेंट। लेकिन अगर वेरिएबल भी होता तो ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी। अगर हम ई डॉट डी ए, अगर मैं यहां से नेट फ्लक्स मान लूं, लेट डी फाई ई बी स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया डी ए, तो डी फाई ई नेट फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। मतलब ये कि फाई इज इक्वल टू, इसको लिख लो ई डी ए कोस थीटा, फाई इज इक्वल टू उसका इंटीग्रेशन डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो गया, वो नेट है, वो मैंने नेट के लिए लिखा हो कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है। फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू पुट करोगे तो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर डी ए, और कोस थीटा की वैल्यू थीटा भी इक्वल टू 0 डिग्री। ध्यान से देख लो, एरिया हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। हमने सभी का जोड़ने के लिए क्या कर दिया, इस डी फाई को इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि डी फाई को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये सारे एरिया एलिमेंट जुड़ जाएंगे और इस पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग मेथड हमने यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले हमने जो पढ़े उनमें अलग अलग फेस बनते थे, सभी का अलग अलग फेस का हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सभी को ऐड कर दिया, नेट फ्लक्स हमारे पास आ गया। लेकिन इसमें यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं कि फेस कहीं बन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया कि एरिया को डिवाइड कर दिया स्मॉल एलिमेंट्स में, और अलग अलग एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल के उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू कांस्टेंट नहीं है ये क्यू,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया का जो इंटीग्रेशन करे थे सभी तो टोटल एरिया आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर ए, और एरिया ऑफ स्फीयर का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब हमारे पास फाई इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर मर गया, फाई ई की वैल्यू हमारे पास क्या बची अब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई हमारे पास क्या आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन ऑलवेज करेक्ट होगा, ई की वैल्यू वेरिएबल हुई तो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इससे पहले जो स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वो हमारे पास E डॉट ए था, और ये इक्वेशन तब एप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक इसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ, मतलब नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो ठीक इसके बाद आएगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी भी स्फेरिकल क्लोज सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको हम ये लिख दें 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज enclosed by spherical surface, spherical closed surface। देखो यहां पर एक डिफरेंस था कि कोई भी क्लोज सरफेस है, इससे पहले मैंने एक 3 चीज नोट करवाई आपसे, कोई भी स्फेरिकल सरफेस है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, ठीक है, और कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं रखा गया है, कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं रखा गया है, और 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो उसका नेट फ्लक्स 0 होगा हमेशा। 2 केस हमने किए भी है, सिलेंडर का किया है, ट्यूब का किया है, ठीक है, और ये था स्फेरिकल का केस, इसमें फेस बनेंगे नहीं, इसलिए हमने एरिया को डिवाइड कर लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, टोटल आपके पास पूरा एरिया आ गया पूरे स्फीयर का, और उसका फ्लक्स हमारे पास आ गया क्या, वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर को। आपके लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है जो आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास मान लो एक XYZ प्लेन, यहां पर एक क्यूब रखा गया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और E की वैल्यू E नोट x I कैप है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, सेंटर से यहां से जहां पर क्यूब रखा है वो डिस्टेंस a है, और ये डिस्टेंस भी क्या है a, ये डिस्टेंस भी क्या है a। आपको नेट फ्लक्स कैलकुलेट करनी है, इस क्लोज सरफेस की क्या कैलकुलेट करनी है आपको, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।